तूफानी बरसात में श्यामलाल, जो एक किसान था, शहर से अपने घर की ओर आ रहा था। आते आते उसे रात हो गई। तूफान और बारिश दोनों ही उसे आगे जाने से रोक रहे थे। हे राम, आज तो हड्डियां तक कांप गई। ये तूफानी बरसात और ठंडी हवा, लगता है ठंड का मौसम जल्दी ही शुरू हो जाएगा। अभी तक घर भी नहीं पहुंचा। अगर देर हो गई तो घर वाले भी परेशान हो जाएंगे। काश थोड़ा और उजाला होता तो रास्ता साफ दिखता। थोड़ा दूर चलते चलते श्यामलाल को दूर एक रोशनी दिखाई देती है। उस रोशनी को देखकर श्यामलाल चौंक जाता है। अरे, ये तो मुझे किसी का घर लग रहा है, पर इस जंगल में ये अकेला घर कुछ अजीब लग रहा है। पर मुझे क्या, इस तूफानी बरसात में मुझे लगता है यहाँ रुकना सही होगा। सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊँगा। श्यामलाल धीरे धीरे उस घर की ओर बढ़ता है। इस तूफानी बारिश में जैसे उसे आराम करने की उम्मीद दिख रही है। श्यामलाल घर के बाहर खड़ा होकर सोच में पड़ जाता है। वो मन ही मन सोचता है कि अंदर जाना सही रहेगा या नहीं, पर फिर वो आखिरकार अंदर जाने का फैसला कर ही लेता है। कोई है? घर में कोई है? मदद चाहिए इस तूफानी बारिश में। सफ़र करना मुश्किल है, अंधेरा भी ज़्यादा है। कोई सुन रहा है मेरी बात? तभी अंदर से एक बुजुर्ग औरत दरवाजे पर खड़ी हो जाती है और बोलती है, अरे बेटा, इतनी तूफानी रात को तुम यहाँ इस वीराने जंगल में कहाँ रास्ता भटक गए? अरे अम्मा, मैं श्यामलाल हूँ, रामगढ़ गांव से हूँ। किसान हूँ अम्मा। बस शहर से बीज लेने आया था, पर घर आते आते रात हो गई। तूफानी बारिश में सफ़र करना मुश्किल है। अगर एक रात मुझे यहाँ रुकने की इजाज़त मिल जाती तो सुबह होते ही चला जाऊँगा। अंदर आ जाओ मुसाफिर, बाहर इस तूफानी बारिश में रुकना ठीक नहीं। श्यामलाल और वो बुजुर्ग औरत कमरे में आकर बैठ जाते हैं। रामलाल की नजरें कमरे के इधर उधर घूम रही थी। अम्मा, आप यहाँ पर इस वीरान जंगल में अकेली रहती हो क्या? आपको इस वीराने में डर नहीं लगता क्या? हमारे तो गांव में एक जानवर आ जाए तो पूरा गांव डर जाता है, पर यहाँ तो आप बैठे ही जंगल के बीच हो। हमारे गांव में आग लगने के कारण सब कुछ खत्म हो गया। दूसरे गांव में रहने गए तो उन लोगों ने रहने को कोई ठिकाना नहीं दिया। फिर मैं और मेरी बेटी यहाँ इस पुराने घर में रहकर गुजारा कर रहे हैं। उनकी ये बात सुनकर श्यामलाल के चेहरे पर एक तरह सी उदासी छा जाती है। बेटी? आपकी बेटी भी है? वो यहाँ नहीं है क्या? कहीं दिखाई नहीं दे रहे वो। बेटा वो दूसरे कमरे में सो रही है। वो शाम होते ही आराम करती है और सोने चली जाती है। चलो अब तुम भी आराम कर लो, मैं जाती हूँ। अगर कुछ चाहिए होगा तो आवाज़ लगा देना। अगर भूख लगी हो तो कुछ खाने को ला दूँ? नहीं नहीं, शुक्रिया। मैं रास्ते में ढाबे पर रुका था, वहाँ खाना खा लिया था। आप जाइए, आराम कर लीजिए। कोई ज़रूरत हुई तो मैं बुला लूँगा। वो बुजुर्ग औरत वहां से चली जाती है। श्यामलाल बिस्तर पर लेट जाता है और सोने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद उसे पायल पहने औरत के चलने की आवाज आने लगती है। वो एकदम उठकर बैठ जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिरकार इतनी रात को इस पहर कौन होगा। वो देखने के लिए बाहर की तरफ आता है। बाहर बारिश रुक गई थी। जैसे ही वो बाहर आता है, एक लड़की दिखाई देती है। आप यहाँ इस रात? अम्मा कह रही थी कि आप सो गई हैं। क्या हुआ इतनी रात को? आप बाहर क्यों, अंधेरे में अकेले? सब ठीक है ना? जी हाँ, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा अब बाहर घूम लूं। आप कौन और यहाँ क्या कर रहे हैं? जी मैं किसान हूँ, शहर से बीज ले आया था। वापस आते वक्त तूफानी बारिश के कारण मदद लेने आया था, तो अम्मा ने यहाँ रुकने को कह दिया। मैंने भी सोचा तूफानी बारिश में आगे कहाँ जाऊँगा, तो रुक गया। तब आप शायद सो रही थी। हाँ जी, बिल्कुल सही किया आपने। इस तूफानी बारिश ने बहुत लोगों से बहुत कुछ छीना है। वैसे भी इस अंधेरी रात में आपका जाना मुश्किल ही था। कम से कम यहाँ रात आराम से रुक के सुबह तसल्ली से जा पाएंगे। थोड़ी देर बारिश रुकी थी तो बाहर आ गई, पर बादल देख के लगता है बरसात फिर से शुरू होने वाली है। अब तो मुझे भी लग रहा है कि
मैंने सही ही किया यहाँ रुकने का सोचकर। अगर यहाँ नहीं रुकता तो आपसे मुलाकात कैसे होती? आप भी कैसी बात कर रहे हैं? भला मुझसे मिलकर क्या ही होगा। पर हाँ, जब जहाँ किसी को मिलना होता है वो वहाँ मिल ही जाता है। पर इन काली तूफानी रातों में हर कोई मिलने वाला सही हो ये जरूरी नहीं है बाबू। आपकी बातें सुनकर मैं डरूं या हंस दूं? आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे बारिश में इंसान नहीं भूत घूमते हो। इतना नहीं सोचा करते। आप अपना बताइए, इस जंगल में रहकर बोर तो नहीं हो गई? वो बातें कर रहे होते हैं, पर इतने में फिर से बारिश शुरू हो जाती है। वो दोनों अंदर आते हैं। अंदर आते ही श्यामलाल सोने के लिए कमरे में आ जाता है और माया के बारे में सोचने लगता है। श्यामलाल इतनी गहरी नींद में सोया था कि दिन कब हो गया पता ही नहीं चला। एकदम से श्यामलाल की आंख खुलती है। अरे ये क्या, दिन भी हो गया और मैं ये सोया हुआ हूँ? देर हो जाएगी गांव जाने में। जल्दी उठ के माया जी से मिलकर चलता हूँ। श्यामलाल बिस्तर से उठकर बाहर की ओर आता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें माया को ढूंढ रही हों। अरे अम्मा, माया कहाँ हो आप? कहीं भी कोई दिखाई नहीं दे रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही उठने में लेट हो गया और वो कुछ लाने चले गए हो? सोचा था जाने से पहले एक बार माया जी से मिल लूं, पर लगता है अब ऐसे ही बिना मिले जाना पड़ेगा। गांव जाने में देर हो जाएगी। माँ भी चिंता कर रही होगी। गांव पहुंचने की जल्दी में श्यामलाल ने रुकने के बजाय सीधे रास्ता पकड़ लिया था। सुबह का मौसम था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी और बारिश के बाद जंगली रास्ता हरा भरा मनमोहक लग रहा था। बैलगाड़ी की चाल धीमी थी, पर श्यामलाल का मन तेजी से भाग रहा था, बार बार उसी ओर, माया की ओर। वो सोच रहा था शायद उसे बिना मिले चले आना ठीक नहीं हुआ। शायद वो कुछ कहना चाहती थी। इन्हीं ख्यालों में खोया वो आगे बढ़ रहा था कि अचानक उसकी नजर सामने पड़ी। रास्ते के किनारे वही खड़ी थी माया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे हर बूंद किसी अधूरी कहानी की गवाही दे रही हो। अरे माया जी, आप यहाँ क्या हुआ आपको? रो क्यों रही हैं आप? किसी ने कुछ कहा क्या? सुबह सुबह आप कहाँ चली गई थी? सब ठीक तो है ना माया जी? बताइए कुछ। नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। सुबह मैं और अम्मा जंगल में लकड़ी लेने गए थे। अम्मा थोड़ी दूर गई थी कुछ खाने को चुनने। फिर वहाँ कुछ भयानक हुआ। मैं किसी तरह जान बचाकर भागी हूँ। क्या हुआ माया जी? ये हाल कैसे हो गया आपका? आपको तो कुछ नहीं हुआ ना? डरिए मत, मैं यही हूँ। बताइए, खुलकर क्या देखा आपने? इतनी सहमी हुई क्यों हैं आप? कुछ तो कहिए। वो शेर अम्मा को अपने साथ ले गया। पहले बाबा मुझे छोड़कर चले गए, अब किस्मत ने अम्मा को भी छीन लिया। मैं क्या करूं अब? किसके पास जाऊं? अब तो मैं सच में बिल्कुल अकेली रह गई हूं। नहीं माया जी, खुद को अकेला मत समझिए। शायद मैं आपकी अम्मा को तो नहीं बचा पाया, पर अब आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। आइए, मेरी बैलगाड़ी में बैठिए। आज से आप मेरी जिम्मेदारी हैं। अगर आपको मंजूर हो तो मेरे साथ चलिए। क्या सच में आप मुझे अपने साथ ले जाएंगे? मैंने तो सोचा था भगवान ने सब छीन लिया, पर शायद एक सहारा भेज दिया। मैं चलूंगी आपके साथ, मगर सोच लीजिए, एक बार चली गई तो फिर कभी लौट कर नहीं जाऊंगी। श्यामलाल माया की बात मानता है और माया भी उसके साथ चलने के लिए तैयार होकर बैलगाड़ी में बैठ जाती है। दोनों अब जंगल के रास्ते से होकर घर की ओर चल पड़ते हैं। मैं भी यही चाहता हूँ माया जी, आप मेरे साथ रहें। कल जब पहली बार आपको देखा था, तब से बस आपके ही बारे में सोच रहा हूँ। न जाने क्यों दिल कहता है कि अब हमें अकेले नहीं रहना चाहिए। अगर आप साथ चलें तो शायद जिंदगी फिर से मुस्कुरा उठे। मैं भी आपके साथ जाने के लिए ही आई हूँ। अब डर नहीं लगता जब कोई अपना साथ हो। मैं भी यही चाहती हूँ कि फिर से अकेली ना पड़ जाऊं। शायद अब जिंदगी थोड़ी आसान लगने लगी है। सफर करते करते फिर से शाम ढलने लगी थी। आसमान में सूरज की आखिरी किरणें अब धुएं जैसे बादलों में खो चुकी थी। श्यामलाल के चेहरे पर थकान थी, पर माया के साथ जो हुआ उसका बोझ अब भी उसके दिल पर था। बारिश के बाद की मिट्टी की खुशबू के बीच वो अपनी बैलगाड़ी लेकर गांव की चौपाल की ओर बढ़ा।
वहां कुछ लोग बैठे थे जो अपनी ही बातों में खोए हुए थे। चौपाल के आगे सरपंच जी खड़े थे। अरे श्यामलाल, तू 2 दिन कहाँ लगा कर आया रे? हमको तो लगा था तू शहर में ही रुक गया होगा। और ये लड़की कौन है तेरे साथ? पहले तो इस गांव में कभी नहीं देखी इसे। सरपंच जी, कल तूफानी बारिश के कारण गांव नहीं पहुंच पाया। ये माया जी हैं मेरी दोस्त, वो अब इस गांव में रहने आई हैं। अच्छा अच्छा, माया जी, हमारे गांव में आपका स्वागत है। श्याम, अब घर चला जा, बारिश होने वाली है। इन तूफानी बरसातों में बाहर मत निकलना, सुरक्षित रहना ही सबसे ज़रूरी है। मुझे भी आपका गांव बहुत अच्छा लगा। मेरा भी यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। पर ये तूफानी बारिश का क्या किस्सा है? ऐसी बारिश में सच में क्या होता है? माया, तुम्हें नहीं पता यहाँ तूफानी बारिश में कितना कहर आता है। बुरी शक्तियाँ इस समय बहुत सक्रिय हो जाती हैं। इन तूफानी बरसातों में हमेशा घर के अंदर रहना चाहिए। तभी एकदम से बारिश फिर से शुरू हो जाती है। बारिश शुरू होते ही सभी अपने अपने घरों की तरफ चलते हैं। चौपाल से निकलकर श्यामलाल अपने घर की तरफ बढ़ा। कुछ ही देर में वो अपने दरवाजे तक पहुंचा और अंदर चला गया। बिटवा, तू तो कल आने वाला था, आया क्यों नहीं? पता है ना मुझे कितनी चिंता होती है तेरी। और ये लड़की कौन है तेरे साथ? कल तू कहाँ था? सब ठीक तो है ना? माँ, ये मेरी दोस्त माया है। इसके घर में कोई नहीं बचा। ये अकेली पड़ गई थी, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। क्या ये हमारे साथ रह सकती है? अच्छा बिटवा, ये तो बहुत बुरा हुआ इस लड़की के साथ। सही किया तूने कि इस तूफानी बारिश में इसे अकेला नहीं छोड़ा। पर मुझे बहुत अजीब लग रहा है, ये सब अचानक कैसे हुआ? ये बात तो सही है, डरना तो स्वाभाविक है ना? लेकिन आपको भी घबराहट महसूस होती है, ये मुझे अच्छा लगता है। और मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझे यहाँ रहने दिया। चलो बेटा, सफर करके तुम लोग थक गए होंगे। श्याम, माया के लिए अपने कमरे के साथ वाला कमरा खोल दे, ये भी जरा आराम कर लेगी। बाकी बातें कल सुबह देख लेंगे। माया, उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये घर और कमरा पसंद आएंगे। अब आराम कर लो, तुम बहुत थकी हुई लगती हो। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आवाज़ दे देना, मैं पास वाले कमरे में ही हूँ। ये बोलकर श्यामलाल वहां से चला जाता है और माया वहां शांत खड़ी रहती है। जब रात ज्यादा गहरा जाती है तो श्यामलाल गहरी नींद में सोया हुआ था। एकदम से उसको फिर से पायल की आवाज आने लगती है। श्यामलाल एकदम से उठकर बैठ जाता है। उसे ये अजीब लग रहा था, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। अरे, ये पायल की आवाज़ फिर से? इस बारिश में बाहर कौन घूम रहा है? कहीं माया जी तो नहीं उठ गई? उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, मुझे जाकर देखना होगा। वो उठता है और बाहर जाकर देखने लगता है। आंगन के बाहर वो देखता है कि माया बाहर से बारिश में भीगकर कहीं से आ रही थी। ये देखकर उसको अजीब लगता है। माया जी, आप रात के इस पैर कहाँ से आ रही हैं? इतनी तेज बारिश में तो कोई बाहर नहीं निकलता। सब ठीक है ना? कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हुई? सब ठीक है, बस नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाहर आई तो देखा दरवाज़ा खुला था। अब उसकी कुंडी लगाकर ही वापस आई हूँ। आप परेशान मत होइए, सब ठीक है। अरे माया, कोई बात नहीं। हमारे गांव में चोरी डकैती जैसी चीज़ें नहीं होती, तुम फिक्र मत करो। यहाँ सब सुरक्षित है। अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। अगर कुछ भी चाहिए तो आवाज़ देना, मैं पास ही हूँ। माया उस रात अपने कमरे की ओर चली गई थी, पर अगले ही दिन सुबह गांव में हलचल मच गई। तालाब के किनारे रमेश गिरा पड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर से सारा रंग उड़ गया हो, किसी ने उसकी सारी ताकत छीन ली हो। चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। गांव वाले, काका और सरपंच सब वहीं इकट्ठा थे। हर कोई डरा और उलझा हुआ था। तभी पीछे से रामलाल पहुंचा। उसकी नजर जैसे ही उस नजारे पर पड़ी, वो सन्न रह गया। अरे भगवान, रमेश को क्या हुआ? ये तो बिल्कुल सफेद सफेद सा लग रहा है, जैसे अचानक ताकत ही निकल गई हो उसमें से। क्या हुआ है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। जल्दी मदद बुलानी चाहिए। अब मदद बुलाने का कोई फायदा नहीं। श्यामलाल, रमेश मर गया है।
जैसे किसी ने अंदर से सारी ताकत ही चूस ली हो। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हुआ। सब कुछ अचानक और अजीब सा हो गया है। बहुत समय पहले दूसरे गांव में भी ऐसा हुआ था। वहां का गांव पूरी तरह उजड़ गया था। सुनने में आया था कि उस रात पिशाचिनी आई थी और इंसानों को अपना शिकार बनाती थी। इसे देखकर मुझे वही चीज महसूस हो रही है। मैंने भी सुना था कि उस गांव में आग लग गई थी। मुझे कोई और कारण लगता है। शायद पंचायत बैठानी पड़ेगी। सबको मिलकर सही हालात जानना होगा। हमारे गांव में तो यह घटना पहली बार हुई है। कहीं कोई अजनबी तो नहीं आया यहाँ। सब कुछ अचानक और अजीब सा लग रहा है। हमें सच में समझना होगा कि ये सब कैसे हुआ। अरे काका, चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आप तो बस भूत प्रेत वाली कहानियां लेके बैठे हैं। गांव में सब कुछ सामान्य ही है। श्याम, तुम बुरा मत मानना, पर कल तुम ही तो अपनी नई दोस्त को लेकर आए थे। जरा ये तो बताओ, वो आई कहां से हैं? वो असल में है कौन? सरपंच जी, मैं समझ सकता हूं आपकी चिंता पर। माया कोई बुरी नहीं है। वो तो बहुत मासूम लड़की है। मुझे वो उस रात मिली थी जब तूफानी बारिश हो रही थी। उसका परिवार अब नहीं रहा। आप लोग अंधविश्वास में मत पड़िए। वो बस सहारे की तलाश में है। श्याम बेटा, तू शायद नहीं जानता, तूफानी बारिश में जो साथ मिलता है वो हर बार भला नहीं होता। ऐसे वक्त में अजीब चीजें गांव के आसपास भटकती हैं। सावधान रहना बेटा। जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करना। काका, मुझे ऐसा नहीं लगता कि माया वैसी है जैसी आप सोच रहे हैं। फिर भी अगर आपको शक है तो मैं आज उससे बात कर लूंगा। शाम होते ही घर जाकर सब ठीक से पूछ लूंगा। आप चिंता मत कीजिए, सब साफ हो जाएगा। श्यामलाल वहां से उठकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी। रमेश के साथ जो हुआ वो आखिर क्यों हुआ? शाम ढल चुकी थी। जब श्यामलाल अपने घर पहुंचा, घर पहुंचते ही उसने अपनी मां को सारी बात बताई। तालाब, भीड़ और रमेश की हालत के बारे में सब कुछ। बात सुनकर उसकी मां गहरी सोच में पड़ गई। फिर बोली, बेटा रामू, मुझे लगता है अब सच्चाई जानने का वक्त आ गया है। आज रात तू माया का पीछा करना। देखना वो कहाँ जाती है और क्या करती है। उस रात श्यामलाल को नींद नहीं आ रही थी। सरपंच और काका की बातें बार बार उसके मन में गूंज रही थी। वो सोचने लगा, अगर माया वैसी नहीं है जैसी वो दिखती है तो आज सच्चाई पता लगानी ही होगी। उसने तय कर लिया, इस बार वो माया का पीछा करेगा और हर राज को सामने लाएगा। जब रात गहरी हो गई तो उसको घुंघरुओं की आवाज आई। वो एकदम से उठ और बाहर की तरफ जाने लगा। उस रात श्यामलाल चुपचाप माया के पीछे पीछे चलने लगा। घना जंगल था, चारों तरफ सन्नाटा और ठंडी हवा चल रही थी। माया बिना मुड़े आगे बढ़ती रही और कुछ देर बाद दोनों खेतों के पास पहुंच गए। श्यामलाल एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया। माया धीरे धीरे खेत की ओर जा रही थी, जहां एक किसान अपनी ओर आता दिख रहा था। अगले ही पल माया अचानक उसकी तरफ बढ़ी और एक झटके में उस पर हमला कर दिया। श्यामलाल के होश उड़ गए। माया का चेहरा अब इंसानी नहीं लग रहा था। उसके मुंह पर अजीब से निशान थे और आंखें लाल हो गई थी। ये देख श्यामलाल का दिल दहल गया। वो बिना आवाज किए धीरे धीरे पीछे हटा और दबे पांव वहां से भाग गया। वो अपने कमरे में आकर सोने की एक्टिंग करता है, जैसे उसको कुछ पता ही ना हो। माया उसके कमरे में आती है और उसे सोता हुआ देख वापस चली जाती है। श्यामलाल अगले दिन काका को और सरपंच को सारी बात बताता है। फिर सरपंच एक बाबा के बारे में श्यामलाल को बताता है। श्यामलाल बाबा के पास जाता है और सारी बातें बताता है। बाबा उसे एक मंत्र देते हैं और बोलते हैं, बेटा जब पिशाचिनी अपने असली रूप में आएगी तो ये मंत्र पढ़ देना। फिर वो सीधे माया के पास आता है। मेरे सामने तुम्हारा सच आ गया है माया। तुम यहां गांव के लोगों को मार रही हो। मैंने तुम्हारा असली रूप देख लिया है। अच्छा यही रहेगा कि तुम यहां से चली जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। तो तू रोकेगा मुझे? मुझे आज तक रोकने वाले मारे गए।
तू मुझे रोकने की बात कर रहा है। सोचा था तुझे सबसे आखिर में देखूंगी, पर लगता है अब पहले तुझे ही ऊपर पहुंचाना पड़ेगा। माया एकदम से अपने असली रूप में आ जाती है। श्यामलाल मंत्र पढ़ने लगता है। ये मंत्र पढ़ना बंद कर श्यामलाल, तू नहीं बच पाएगा। ये मंत्र मत पढ़, मैं जल रही हूँ, मैं वापस आऊंगी। याद रखना, तुझे और तेरे गांव को खत्म करने मैं वापस आऊंगी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।